वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज फिर हम मिलने जा रहे हैं अपनी ऐसी एक महबूब पर्सनालिटी से कि जो हमें याद दिलाते हैं एक तो उन दिनों की जब पाकिस्तान में गज़ल गायकी अपनी अरूज पर थी, बहुत सुनहरा दौर म्यूज़िक का, खूबसूरत फिल्मी गीत जो हैं वो भी हमारे सामने आ रहे थे। मैं बात कर रही हूँ मेहदी, हमारे जिसे कहते हैं शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के बारे में, कि उनका जो एक दौर था वो मौसीकी का एक अरूज जिसे कहते हैं कमाल का दौर था। और आज ये हमें उनकी याद दिलाते हैं। और आज मौसीकी के नक़ाद ये कह रहे हैं कि बजा तौर पे यही हैं जो कि जानशीन हैं, जो गज़ल को गा सकते हैं, निभा सकते हैं और उन खूबसूरत गीतों को हमें दोबारा से सुना सकते हैं और हम दोबारा से उस एक सूरत हाल को या उस फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ हैं एक बार फिर कामरान मेहदी साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने कहा था कि हर 6 महीने के बाद मैं पाकिस्तान आया करूँगा। मैं सोच रही थी कैसे मुमकिन है कि एक शख्स तो अमेरिका में रहता है इतने साल से कि वो अब हर 6 महीने बाद पाकिस्तान आया करे और इवेंट्स किया करे, सिर्फ आके खामोशी से निकल ना जाया करे बल्कि गाया करे, महफिलें जो हैं उनका इनेकाद हो। जी बिल्कुल, मैंने तो जो वादा किया वो वफ़ा किया। और आप देख लीजिए कि 6 महीने पहले हमने 15 दिन में 11 शोज़ किए थे कराची से पेशावर तक। उस वक्त मैं, क्योंकि पाकिस्तान से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं और मेरे वालिद साहब लेजेंड जो बने वो पाकिस्तान की मिट्टी से बने, तो वो तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी जो बॉन्डिंग है पाकिस्तान से वो हम भूल जाएं। तो 30 प्लस ईयर्स से मैं दुनिया भर में शोज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आसिफ मेहदी मेरे बड़े भाई उनका 2021 में डेथ हो गई तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पाकिस्तान तवज्जो देनी चाहिए। तो फिर मैं जब लास्ट टाइम आया, लोगों को इतना प्यार मिला, मुझे इतना वेलकम, तो मैंने फिर वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा हर 6 महीने में इंशाल्लाह आऊँगा। तो सितंबर अक्टूबर में हम आए थे और अब देख लीजिए अप्रैल मई में फिर मुश्किल नहीं हो रहा है मैनेज करना? अभी तक तो चले पहला साल है आप कर रहे हैं। मुश्किल तो देखिए, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, मुश्किल तो कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेट करना इतना आसान नहीं होता, ज़ाहिर है, इतना बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट सारा जो। लेकिन ये कि जब वो लोगों की मोहब्बत याद आती है तो फिर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती है। फिर हम लोग जो प्यार हमें मिलता है पाकिस्तान में, उसके लिए मेरा बस चले तो मैं हर महीने आ जाऊँ। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल बात है। कभी ये एहसास हुआ है कि ज़्यादा पहले पाकिस्तान की तरफ रुख करना चाहिए था, देर की है, ज़्यादा वक्त लिया है पाकिस्तान की तरफ आने में? इस बात का हमेशा एहसास रहा मुझे कि मुझे पाकिस्तान में भी वक्त देना चाहिए। और दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ मैं नहीं गया परफॉर्म करने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब की लेगेसी में अब मेरे बड़े भाई आसिफ मेहदी यहाँ पाकिस्तान और गल्फ़ एरिया और सारा जो है इस रीजन में वो बहुत पॉपुलर थे और लोग उनको जानते थे। मैं बहुत अर्ली एज में चला गया था अमेरिका, तो उस वजह से, क्योंकि दोनों एक ही स्टाइल का काम लेके चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब 16 जनरेशन थे म्यूज़िक में, हम लोग 17 जनरेशन है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं स्टेप इन होऊंगा तो शायद वो तवज्जो बढ़ जाएगी। तो मेहदी हसन साहब का काम ऐसा है कि दुनिया भर में लोग उससे महसूस होते हैं। तो मैंने कहा वो अपना काम यहाँ कर रहे हैं तो मैं बाकी मुल्कों में करता रहूँ। लेकिन अब उनके जाने के बाद वो कमी फिर महसूस हुई तो मैंने फिर इस तरफ ध्यान किया। अच्छा, पाकिस्तानी जो सॉन्ग्स हैं, पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं, उनकी जब महफिल होती हैं तो बहुत कम हमें नज़र आते हैं इंडियन लोग जो कि शरीक होते हैं, लेकिन उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की और आपकी महफिल में क्या सूरत हाल होती है उनका तो हमें मालूम है कि लोग सुनने के लिए आते थे। जी, मेरी भी तकरीबन 60% से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो वो इंडियंस में होते हैं। अच्छा। और जो पाकिस्तानी शोज़ भी होते हैं उसमें गो के इवन के पाकिस्तान डे के प्रोग्राम में इंडियंस बैठे होते हैं आधे से ज़्यादा। अच्छा। जब मेरा प्रोग्राम कोई हो रहा होता है पाकिस्तान डे के हवाले से तो उसमें इंडियंस सारे बैठे होते हैं आधे से ज़्यादा, क्योंकि मेहदी हसन तो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे और बैनुल-अक़वामी सारी दुनिया में वो पाकिस्तान का नाम लेके उन्होंने सारी दुनिया में प्रमोट किया, पाकिस्तान को एम्बेसडर थे। लेकिन मेहदी हसन तो पूरी दुनिया का सासत है, ऐसे लेजेंड 1000 साल में कोई पैदा होते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं लिसनर्स को आप? अब जबकि टेंशन के हालात भी हैं, तो जब ये टेंशन एस्केलेट होती है तो कोई फ़र्क पड़ता है म्यूज़िक पे और म्यूजिशियंस पे और सिंगर्स पे? देखें, हमारे फवाद खान की फिल्म इतनी अच्छी आ रही थी और हालात की नज़र हो गई, नफ़रतों की नज़र हो गई। नहीं, इस रीजन में पॉलिटिकली टेंशन्स, आई मीन पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन मैं समझता हूँ अवामी सतह पे उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, और हिंदुस्तान में भी लोग उसी तरह प्यार करते हैं, पाकिस्तान में भी। कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रमोटर्स का आपस में होता है, जैसे वहाँ यूएस में भी पहले ओपनली प्रोग्राम्स होते हैं, अब इंडिया के कोई जब ग्रुप्स आते हैं तो उसमें बहुत सेलेक्टेड वो प्रमोटर्स के साथ काम करते हैं, हर एक के साथ नहीं करते। तो इसी तरह पाकिस्तानी ग्रुप्स आते हैं तो वो भी, लेकिन मासेस में पब्लिकली जो है ना उस चीज़ का मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क है, लोग वैसे ही आते हैं उन प्रोग्राम्स में, चाहे इंडियन पर प्रोग्राम हो चाहे पाकिस्तानी हो। अच्छा, जो आइटम्स फरमाइश किए जाते हैं उनका कोई डिफरेंस होता है शहरों के लिहाज से? आप कराची जाएंगे तो क्या लिसनर उन्हीं चीज़ों की फरमाइश करते हैं जो आज इस्लामाबाद में आप परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर जो फरमाइश कर रहे होंगे? मेरे वालिद साहब का तो सारा कलेक्शन ही उनका, तो वो बताते थे कि 1984 में जब काउंटिंग हुई थी तो 54,000 आइटम्स उन्होंने गाए थे। लोग बहुत उसको कंट्रोवर्सी में रखते थे कि यार 54,000 तो बहुत होते हैं क्या, मतलब हर साल वो 1000 गाने गाते थे ऐसा। और हम भी सोचते थे कि हाँ, लेकिन उनका अब उनके जाने के बाद भी मैं उनका कलेक्शन सुनता हूँ, आज तक मैं सारी ज़िंदगी सुनता रहा, आज तक हमें उनके नए नए आइटम्स ऐसे मिलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में गाया है। अच्छा। तो उनका कलेक्शन इतना बड़ा, और मेरा ख्याल है कि उनके मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं फिल्म के भी वो सारे पॉपुलर थे। गज़लें तो फरमाइशें इतनी हर जगह एक जैसी होती है तकरीबन, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी ख़ास शहर में ख़ास टाइप का हो। हाँ, ये ज़रूर होता है जब यंग जनरेशन इन्वॉल्व होती हैं तो थोड़ा हमें लाइट रखना पड़ता है, फिर कहीं पे असातिज़ा का कलाम सुनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आपकी 17वीं पीढ़ी है, 17th जनरेशन इन म्यूज़िक, और इस सारी में ख़वातीन नहीं आई हैं म्यूज़िक में सामने, मर्द ही रहे हैं। अब आपकी माशाल्लाह से 3 बेटी हैं, तो आगे ये जो एक फैमिली ट्रेडिशन है ये क्या टूटने वाली है? हो सकता है, क्योंकि मेरी बहनें भी बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत लेकिन अच्छी वो आई आवाज़ नहीं है। कभी हाँ, वो सामने। आई नहीं, लेकिन अब एक मेरी बहन है समीना उसका नाम है, उसको बचपन से बहुत ज़्यादा उनका शौक़ था, तो अब वो हो सकता है कि वो आए इस फील्ड में। मेरे वालिद साहब के टाइम तक, क्योंकि राजस्थान का हमारा जो कल्चर है उसमें हमारे औरतें नहीं गाती थी, लेकिन आई एम ओपन टू इट नाउ, क्योंकि हमारे अब अगर मेरी बहनें और मेरी बेटियां भी, आवाज़ तीनों की अच्छी है माशाल्लाह, उनमें से अगर वो परसों, अभी तो पढ़ रही हैं लेकिन वो परसों करेंगी तो हमारी तरफ से उनको कोई रोक टोक नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मतलब ये इसको बाकी फैमिली के मेंबर्स कैसे लेंगे? आप तो नहीं रोकेंगे? नहीं, सब ओपन है उसके लिए, सब ओपन है। हाँ, सब ओपन तो है। अब आपको लगता है कि ये एक ट्रेडिशन जो है, वैसे तो तमाम जो मौसीकी के घराने हैं उनके यहाँ ये रिवायत है कि मर्द गाते हैं लेकिन ख़वातीन कभी मंजर आम पे नहीं आती, सामने नहीं आती। जी, मेरा ख्याल है कि अब जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है, लोगों की सोच बदल रही है, और क्योंकि टैलेंट तो अल्लाह ताला ने किसी को भी जिसको चाहे नवाज दे, उसमें ये मर्द और औरत का तो मामला है नहीं। तो उसमें अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो पहले करते थे तो वो 10 दफ़ा सोचते थे कि हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिली की बहुत ही बल्कि बाज़ केसेस में तो मज़हबी फैमिली के बच्चे जो हैं वो शो बिज़नेस में आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, लोग इट्स वेल टेकन नाउ आई थिंक। ठीक है, दैट इज़ गुड न्यूज़। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्लासिकल म्यूज़िक का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब गज़ल गायकी में तो शहंशाह गज़ल कहलाए, लेकिन उनका जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वो उनका क्लासिकल म्यूज़िक पे अमूर था। और जिस तरह से उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को पेश किया और उसका फ्यूजन भी करते रहे गज़ल में और बाकी चीज़ों में, आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ अभी उस तरह की लिस्टिंग मौजूद है या इसका कोई फ्यूचर आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल तो है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है ओवर द टाइम, मौसीकी में भी बहुत जिद्दतें आ रही हैं और लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इम्प्रूव हो रही है और आगे एक डिफरेंट लेवल पे जा रही है क्लासिकल म्यूज़िक भी, क्योंकि लोग अब क्लासिकल को, जैसे मेरे वालिद साहब से पहले क्लासिकल लोग जो गाते थे तो वो बहुत ही उसकी शकील किस्म की गायकी होती थी, तो आम मासेस में इतना नहीं था कि उस वक्त जो जिस तरह से गाना होता था। लेकिन वालिद साहब ने उसी क्लासिकल को लेके उसकी जो लतीफ़ शक्ल है बिल्कुल
उसको गज़ल की शक्ल में ढाला। तो राग की प्योरिटी भी है गज़ल में और सब कुछ है, लेकिन वो उसका बहुत ही सॉफ्ट, मतलब हार्ट को टच करने वाली सिंफ है वो। तो वो हुआ। लेकिन अब जो यंगस्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि वो क्लासिकल सीखते हैं और उसको फिर आजकल सूफीज़म में जैसे बहुत क्लासिकल का बैकग्राउंड चल रहा है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बहुत बहुत काम हो रहा है आजकल, और दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी। आपने लास्ट टाइम जो मुझे बताया था, तो उसके बाद से ना मेरे अक्सर जहन में और ख्याल में वो सोच आ जाती है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, और उन्होंने मोटर बाइक की एक उस पर भी काम किया जी ये जब माइग्रेशन के बाद वो आए हैं, और यहाँ पे वो सब चीज़ें और इस तरह की एक मेहनत और मुशक्क़त, और उसके बाद जो है आपने बताया था, एक पूरा वाक़या बताया था कि किस तरह से वो एकदम से मुतारिफ़ हुए थे। हालांकि वो प्रोग्राम में रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं चाहूँगी आज के प्रोग्राम में भी आप देखने वालों को वो ज़रूर बताएं कि किस तरह से उनका एक जर्नी था, बिकॉज़ वो बहुत सारे लोगों के लिए एक ताकत का, तक़वियत का और इंस्पिरेशन का ज़रिया होगा। जी जी, उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही, मैं समझता हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी थे। वो इस दुनिया के नहीं थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत थी उन पे। उनकी अपब्रिंगिंग सारी शहज़ादे शहज़ादियों के साथ हुई, क्योंकि मेरे दादा और मेरे दोनों, मेरे वालिद साहब के वालिद और उनके चचा दोनों वो जोड़ी में क्लासिकल गाते थे। तो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 2-2 महीने अलग अलग राजे महाराजों के जाते थे, उनको सिखाते थे, उनके दरबार में गाते थे। तो वालिद साहब उनके साथ जाते थे, उनके वो महलों में ही रहते थे वहाँ। जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त तो जो हालात थे, मुल्की हालात, वो तो ऐसे नहीं थे कि कोई म्यूज़िक की तरफ कौन ध्यान देता, लोगों के तो इतने मसाइल थे। तो उस वक्त में उन्होंने फिर ज़रिया माश के लिए फिर हर तरह के काम किए उन्होंने। एक उससे रिलेटेड आज एक डिफरेंट वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे वालिद साहब के इंटरव्यूज़ में भी था। मेरे दादा जब यहाँ आए तो यहाँ चिचावतनी के पास चक नंबर 111 वहाँ पे आके रहे। तो हमारा आबाई गांव वहाँ पे, हमारा घर वहाँ पे है। तो एक दिन अब खाने पीने के लिए दादा ने कहा कि भाई एक लकड़ी की टाल बिक रही है, तो मैं वो टाल ख़रीद लेता हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि अच्छा, तो आप टाल ख़रीदेंगे तो फिर तो आप अजीम ख़ान टाल वाले कहलाएंगे। कहला हाँ ये तो है। कहला नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको रोज़ाना कितने में आपका ख़र्चा होगा घर का खर्च चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई अगर 1 रुपया रोज़ मिले तो पूरा घर, हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा था और तीनों भाई साथ रहते, जॉइंट फैमिली थी, मेरे तीनों दादा साथ रहते, उनके बीवी बच्चे सब। तो उन्होंने कहा 1 रुपया जो है ना हमारा खुला डुल्ला खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको 2 रुपये रोज़ दूँ तो मेरे वालिद साहब के अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो कमाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, आप ये टाल वाला काम नहीं करेंगे, आप मुझे 10 रुपये दें और मैं आपको 2 रुपये रोज़ दूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई। उन्होंने 10 रुपये दे दिए। मेरे वालिद साहब गए वहाँ शहर चिचावतनी से जाके वो साइकिल पंचर की चीज़ें लेके आए और उन्होंने साइकिल की दुकान खोली वो पंचर लगाने की। और वो जिस काम में भी हाथ डालते तो उन्होंने, मतलब वो ये बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने साइकिल के पंचर लगाए और वो सब किया। और वो रोज़ाना के उनको 2 रुपये देना शुरू हो गए। उसको पूरा इस्टेब्लिश किया। फिर मैं ताया के हवाले करके फिर वो मुजफ्फराबाद चले गए रेडियो के लिए। उसके बाद फिर सरगोदा गए, उन्होंने काश्तकारी की, उन्होंने मोटर मैकेनिकी की, वो सारी चीज़ें वो स्ट्रगल करते रहे। लेकिन बहुत लोगों ने उनसे कहा कि आप गाना क्यों नहीं गाते। उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम इतना सस्ता नहीं है कि मैं छोटी छोटी निजी महफिलों में गाऊँ। तो उसके बाद फिर वो जब मेहदी हसन बने तो फिर सारी दुनिया ने देखा। और डिस्कवरी का आज कि वो जिस तरह से मंजर आम पे आए थे, आपने वो भी हमें बताया था, तो वो भी एक दफ़ा फिर हमें बताएं अच्छा, कि फिर वो कैसे शनाख्त हुई कि ये जो कितने गौहर नायाब है और ये तो बहुत कमाल आदमी है। तो अगर आपका वक्त रहा तो मैं उसके बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली तो डिस्कवरी ये हुई थी कि सरगोदा में एक जगह एक ज़मीन का टुकड़ा उन्होंने एक शेख साहब थे उनसे लिया, जो कि बिल्कुल पथरीली ज़मीन थी, जिस पे कोई उनकी बहुत ज़मीनें थी जो मज़ारे वगैरह काम करते हैं। इन्होंने कहा कि ये अच्छा, उन्होंने मेरी वालदा को बेटी बनाया हुआ था, तो इसलिए शेख साहब ने, तो वालिद साहब ने कहा ये जो आपकी ज़मीन है इस पर कुछ नहीं उगता। कहना हाँ ये सब लोगों ने ट्राई की, ये बंजर ज़मीन बेकार है। कहना आप ये जगह मुझे दे दीजिए और जो मैं उगाऊंगा आधा आपका आधा मेरा। तो वो हंसने लगे, अरे यार जब इतने तजर्बेकार वो सारे जो ज़मींदार हैं वो लोग कुछ नहीं कर सके। कहना नहीं वो मेरा मसला है। कहना ठीक है करो। तो उन्होंने फिर उसको ख़ुद ट्रैक्टर से और वो सारा करके, पहले उन्होंने आलू की फसल शुरू की थी उन्होंने वहाँ से और पूरा शुरू किया। लेकिन उस ज़माने में भी उनके रियाज और प्रैक्टिस का ये आलम था कि
रात को मगरिब के बाद खाना वाना खा के वो सुरमंडल लेके बैठते थे, सुबह सूरज निकलता हुआ देखते, सारी रात रियाज करते थे। और सुबह में फिर वो 2 घंटे सोने के बाद फिर 4-5 घंटे काश्तकारी करते थे, फिर दोपहर में खाना खाने आते थे, 1-2 घंटे सोते, फिर 2-3 घंटे वो काम करते थे, फिर शाम को नहाने के बाद तो सारी रात रियाज करते थे। तो एक बार एक साहब आए, उनका नाम था, बहुत बड़े मौसीकार थे, अख्तर हुसैन उनका नाम था। तो वो आए शेख साहब के पास कि जी आपके यहाँ पे कोई गवैया है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो सारे ज़मींदार लोग हैं, यहाँ गवैया तो कोई नहीं है। कहले नहीं, रात को मैंने मारवा सुना ठाठ, तो वो ऐसा मारवा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना, कोई है गवैया ज़रूर है। कहले नहीं, यहाँ तो कोई गवैया नहीं, हाँ एक पागल सा लड़का है, वो अपनी धुन में रहता है, वो पता नहीं क्या करता है। तो कहले मुझे उनके पास लेके चले। तो वो लेके उनको गए। ये अर्ली 50s की बात है, 51-52 की बात होगी, अराउंड दैट टाइम। तो उनके पास लेके गए, उनसे कहा भाई रात को मारवा तुम गा रहे थे? मेरे वालिद साहब ने कहा हाँ मैं गा रहा था। कहाँ से सीखा ऐसा? तो उन्होंने फिर अपना बताया बैकग्राउंड सारा। तो उन्होंने उस ज़माने में उनको 100 रुपये निकाल के दिए कि ये रखो मेरी तरफ से एडवांस के तौर पे, और जब तुम्हें तार पहुँचे, उस ज़माने तार से कम्युनिकेशन होती थी, ये तार पहुँचे तो तुम फ़ौरन जो ना कराची पहुँच जाना। और फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त कराची में थी, मॉडर्न स्टूडियो और ईस्टर्न स्टूडियो वगैरह सब। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ महीनों के बाद उनका तार आ गया, वालिद साहब कराची आए। तो उन्होंने फिर पहली फिल्म जो शिकार बन रही थी वो बाद में रिलीज़ नहीं हुई, तो उस फिल्म का पहला गाना मेरे वालिद साहब ने वो गाया। तो डिस्कवरी इस तरह हुई उनकी। फिर उसके बाद फिर रेडियो वगैरह, फिर तो जब वो शुरू हुए तो नो पॉइंट। आप लोग जब इस दुनिया में आए और आपने जब होश खोला, आप होश संभाला है, तो वालिद साहब जो हैं वो एक नामवर शख्सियत थे और सब कुछ था। तो ये सारे हालात और वाक़यात जो हैं, ये फिर वो आपको कभी उन्होंने ख़ुद भी बैठ के सुनाए, बताए, या इंटरव्यूज़ में ही ये बातें हुई? नहीं, इंटरव्यूज़ में भी होता है, लेकिन उनके साथ ये होता था कि अब जैसे दोस्तों की निजी महफिल में बैठे हुए हैं, कभी मतलब उनके दोस्तों में भी ज़्यादातर उनके फैंस जो होते थे, तो बातें वो उनके वाक़यात हालात पे होती रहती थी कि एक दफ़ा मैंने ऐसा किया था, वैसा किया। हम साथ में बैठे होते थे, हमारा इंटरेस्ट ही होता था, एक तो या तो कोई म्यूज़िक की बात होगी या उससे म्यूज़िक से रिलेटेड उन्होंने स्ट्रगल जो किया था उसके होगी। तो उस तरह से हमें उनकी ज़बानी सुनी ज़्यादातर चीज़ें मैंने, और इंटरव्यूज़ में भी। आपको लगता है कि जिस तरह की एक शख्सियत का एक खाका उभरता है, सिर्फ एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन नहीं, बल्कि एक बहुत हिम्मत वाला, एक बहुत जिसे कहना चाहिए ना हारने वाला, जज्बे वाला, लगन वाला एक इंसान की जो है वो हमारे सामने एक पूरी एक शबीह उभरती है जब हम इन सारे वाक़यात को और उनके म्यूज़िकल करियर को देखते हैं। तो आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है एक सिंगर के लिए, कामयाबी के लिए और उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जिस मुकाम से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा था? देखिए, जो पैशन और लगन मेरे वालिद साहब की थी म्यूज़िक में, वो तो ज़रूरी है हर फनकार के लिए। अगर आपके पास पैशन नहीं होगा, अपने काम की लगन नहीं होगी, तो फिर उतनी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन मेरे वालिद साहब ऐसे आदमी थे कि उनकी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं था। उन्होंने हर तरह का काम किया। एक गांव में वो जो चक्की चलती है उसका एक पंप लगता था, तो वो जब उसका सीज़न आता है तो वो पंप पूरे 24 घंटे चलता रहता है, जिसमें वो उसके सारे फसल के वो जो पता नहीं क्या छाटी करते क्या करते। तो वो पंप उनका ख़राब हो गया। और करीब के तकरीबन को 16 गाँव को वो एक ही चक्की थी, और वो ख़राब हो गया। और वो वहाँ के जो मैकेनिक्स थे वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा आपको नया लेना पड़ेगा, और वो जो आदमी था उसके इतने वसाइल नहीं थे कि नया ले सके। तो मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा तुम एक दफ़ा मुझे दिखा दो। इन्होंने उसको लिया और उसको उन्होंने क्या मतलब किस तरह से पूरा खोल के रिपेयर किया और उसके बाद चलाया और वो ऑन हो गया। उन्होंने कहा अब इसको जब तक पूरा सीज़न ना निकल जाए इसको बंद नहीं करना। तो उसके बाद वो 2-3 साल उनके 2-3 सीज़न निकले उससे। तो मतलब ऐसे आदमी थे वो। अच्छा, और ये महारत उन्होंने कैसे और कहाँ से हासिल की थी? इन मशीन्स को समझना जो है उनका शौक़ था। इंजीनियरिंग जो है ना उनका शौक़ था। और वो गाड़ी का सिस्टम मैं दुनिया भर में शोज़ करता हूँ, लेकिन उसके अलावा अमेरिका में जब आप रहते हैं तो आपको इंश्योरेंस और बेनिफिट्स के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो मुझे 21 साल हो गए, मैं एयरलाइन में हूँ, यूनाइटेड एयरलाइंस में काम करता हूँ। तो एक बार जब मैं एयरलाइन में नहीं भी था तो हम अमेरिका में फ़्लाइट ले रहे थे, तो वो मुझे उन्होंने जो चीज़ें बताई कि ये इंजन कैसे काम करता है और किस तरह वो
टरबाइन जो है ना वो उसको प्रेस करती है एयर को और बिल्कुल सुर्ख हो जाती है एयर, और उसके बाद फिर उस पर फ्यूल आके गिरता है और वो एकदम से आग भड़कती है और इंजन चलता है। वो सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी अमेजिंग थी इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहता हाँ ये सारा सिस्टम है इसका और सब उसका पूरा मैकेनिज़्म समझा रहे थे। जब मैंने ज्वाइन की एयरलाइन और उस पर हमारी वो 7 वीक की ट्रेनिंग हुई और वो सारा कुछ पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा ये सब तो मैं जानता हूँ। मेरे वालिद साहब ने जो बताया थी वो बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा था। तो उनका शौक़ था, वो ऑब्ज़र्व करते थे हर चीज़ों को कि कैसे गाड़ियों का उन्होंने काम किया। और आपके पास टाइम होगा तो मैं एक वाक़या और सुनाऊंगा। जी जी जी, हम बहुत दिलचस्पी से मैं और मुझे यकीन है देखने वाले भी बहुत दिलचस्पी नहीं, से मैंने कहा ब्रेक वगैरह ना लेनी हो। नहीं, ब्रेक से पहले वाक़या सुनते हैं और फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। तो एक नवाब साहब थे शैदानिया शरीफ की करीब, तो वहाँ पे वालिद साहब एज ए ड्राइवर उनके नौकरी की, क्योंकि हर तरह के काम कर रहे थे, स्ट्रगल का टाइम था। तो वहीं पे यूके से लोग आते थे शिकार के लिए और वहाँ साथ में जंगल था, तो वहाँ जंगलों में जाते थे, बड़ा डेंजरस जंगल था। तो वो हर साल आते थे, तो वो गोरे थे लेकिन पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोलते थे। अच्छा। तो उनका पूरी टीम आती थी, लेकिन उस जंगल में रात नहीं रह सकते, दिन भर गए शिकार किया, रात को आए थे, क्योंकि रात को अगर रुक गए तो लगता था कि अब ये जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो वहाँ गए तो जीप थी या गाड़ी थी, उसकी टाइमिंग बेल्ट टूट गई। तो वो सब परेशान होने का, अब तो आज हमारे बस यहीं पे ख़त्म। तो मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो जो कैंप्स की जो रस्सियाँ होती हैं वो उन्होंने लेके उनको आप लोग बैठे और उन्होंने उसका इंजन खोला और उसकी टाइमिंग बेल्ट रस्सी से बनाई उस ज़माने, हालांकि चेन होती थी उस ज़माने में, उससे बनाई और बना के स्टार्ट करके वो गाड़ी फिर उनको लेके आए। तो वो आदमी जो था वो यूके की कंपनी बेडफोर्ड उसका मालिक था। वो एक तो फोर्ड है यूएस की, लेकिन ये बेडफोर्ड जो यूके की है। उसने उनको उस ज़माने में 3000 पाउंड सालाना पे उनको ऑफ़र की कि आप मेरी कंपनी में आए, आपका काम सिर्फ ये है कि क्वालिटी कंट्रोल आप बस देखें कि जो चीज़ होनी वो सही हो रही कि नहीं। तो आप ये काम करें। वो नवाब साहब तो बड़े एक्साइटेड हो गए कि मतलब इतना बड़ा आदमी इनको ये, वो कह रहे हम लोग टैलेंट की बहुत कदर करते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं वो मेरा काम नहीं है। अच्छा। तो वो हैरान हो गए सारे के सारे कि मतलब इतनी बड़ी ऑफ़र, मतलब वो नवाब साहब खुद हैरान हो गए कि अगर मुझे ऑफ़र मिले मैं तो आज छोड़ के चला जाऊँ। वालिद साहब ने कहा नहीं वो मेरा काम नहीं है। और उसी नवाब के यहाँ जो उनके साथ और लोग काम करते थे तो वो जानते थे कि गाते हैं, तो वो वालिद साहब को हमेशा पूछते थे कि यार ये नवाब साहब के हर महीने कोई ना कोई महफिल होती है, तो तुम इसमें क्यों नहीं गाते, तुम्हें मतलब 100-50 मिल जाया करेंगे एक्स्ट्रा। उन्होंने उनका ये जुमला था कि नहीं मेरा काम इतना सस्ता नहीं है कि मैं नवाबों की महफिलों में ऐसे बैठ के गाऊँ। तो 1973 में या 77 में जब रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन का शो किया बने वालिद साहब ने, तो शो में जब गा रहे थे बीच में ब्रेक हुआ तो ग्रीन रूम में बैठे तो एक आदमी आया, आके ग्रीन रूम में आया, कहना है कि पहचाना, पंजाबी में बोला पहचानिया ही। तो अब उन्हें ऐसे देखा तो देखते रहे, कहने पीटर। तो उन्होंने कहा अरे, तो फिर गले वाले मिले। तो उसने फिर सवाल किया कि क्या तुमको पता था कि तुम इस मुकाम पे पहुंचोगे? उन्होंने कहा नहीं पता तो नहीं था, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो वो लोग हैरान होते थे कि इतनी बड़ी ऑफ़र सब छोड़ दी, लेकिन उनका पैशन जो था वो म्यूज़िक था। वो ये चीज़ें सब करते थे घर चलाने के लिए, लेकिन म्यूज़िक बस उनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब म्यूज़िक था उनका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो यहाँ पर अब हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो रहे हैं। आज कामरान मेहदी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कुछ खूबसूरत गज़लें जो हैं उनको भी आपके सामने पेश करेंगे। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से